सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, जहां तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे की बात हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि वह औरत कौन है जिनसे स्वतंत्रता लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ पॉइंट, जो लोग मेरे पीछे की वीडियोस नहीं देखे होंगे इनसे संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं। बात कर लेते हैं किसे कोकिला के नाम से जाना जाता था, तो सरोजनी नायडू को जाना जाता था। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर और भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सरोजनी नायडू स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय महिलाओं को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट में दोनों अपने आप में क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यही थी, और भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कवियत्री भी थी जो कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कविताओं को लिखा गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को हर जगह देखने को मिलते हैं। बात कर लें कि यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ अभी इसमें आरआरबी में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, ठीक है, चाहे वो एएलपी की बात कर ले, तो ये सब क्वेश्चन इन सब चीज़ों में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को और भी जगहों देखने को मिल सकते हैं। बात कर ले कि जैसे कि हम लोगों को एसएससी में बात कर ले, यूपी ट्रिपल एस, अदर जगहों में भी देखने को क्वेश्चन ये मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था, तो वो जो थे तो कौन थे, प्रीतिलता वांडेदार। तो प्रीतिलता वांडेदार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार में छापा में भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान 1930 में अनेक व्यक्ति मारे गए थे। प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट के पर छापेमारी के दौरान मारी गई थी। हालांकि देखिए ये जितनी भी छापेमारी से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे डकैती से क्वेश्चन जो बनते हैं, ये आप लोगों को हमेशा देखने को इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चाहे चटगांव शस्त्रागार की बात कर ले, चाहे काकोरी की बात कर लें, इन सबसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। काकोरी वगैरह की बातें हम लोग पीछे वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे अंग्रेजों के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में माना जाता है कि इनको फांसी दे दिया गया था। जब हम लोग समझ लीजिए कि अभी हम लोग अभी 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तब की बात समझ लीजिए। उस समय 7, 8 नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। उस समय हम लोग हाई स्कूल इंटर के अप्रोक्स रहते हैं, ठीक है, 18 वर्ष की आयु में। तो बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में, सोच लीजिए कि दिल दहल जाने वाली बात है, जिस व्यक्ति ने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी और मात्र 18 वर्ष की आयु में, वो समझ लीजिए देश का कितना बड़ा देशभक्त होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों की क्या कहते हैं, उनकी चीज़ों को भुला देते हैं, ठीक है। हम लोग उनको सोचते हैं यार स्वतंत्रता तो ऐसे ही मिल गई होगी, हम लोग मतलब उस चीज़ों को अब उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग अब देख रहे हैं कि 1 जनवरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं, वैलेंटाइन डे वगैरह सब मना लेते हैं, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर कोई ये नहीं जाना चाहता है कि चलो यार स्कूल में क्या जाना है, स्कूल में कोई मतलब ऐसी सब चीज़ें हम लोगों के अंदर क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय था जिसको अंग्रेजों के स्वतंत्रता, तो खुदीराम बोस हम लोग पढ़ लिए। और भी बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयत्न किया गया, परंतु गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया था, जिनसे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी की आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं किया गया था। भारत के बाहर कौन सा संगठन है जिसको नहीं किया गया था, ठीक है। तो आइए हम इस लोग डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। इसको जो किया गया था हिंदुस्तान के बाहर नहीं किया गया था, बल्कि वर्लिन समिति, इंडिया हाउस समिति और गदर पार्टी, ये तीनों को क्या किया गया था, स्थापना बाहर किया गया था हिंदुस्तान। गदर पार्टी ये बहुत ही बार पूछा जाता है, इसकी स्थापना लाला हृदयालाल के द्वारा किया गया था। हम और भी पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। आइए क्या दिया हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर को 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
फेडरेशन की स्थापना नई दिल्ली में हुई। इसका उद्देश्य भारत के समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था तथा एक तो लोकतांत्रिक संगठन था। इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति के नामक संगठन को क्रमशः लंदन, कनाडा व जर्मनी में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बर्लिन समिति का गठन कहाँ पे किया गया था, तो बर्लिन के जो किया गया था वो जर्मनी में किया गया था, और गदर पार्टी को कनाडा में किया गया था, और इंडिया हाउस के जो किया गया था लंदन में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी के हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी आप लोगों को वीडियो के पेपर में आया हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पिछली बार हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मदन मोहन मालवीय, वी.डी. सावरकर, शरत चंद्र और वेंकटेश्वर दत्त। तो ये डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो महाकाव्य किसके द्वारा जेल की दीवारों पर लिखा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखा था। वी.डी. सावरकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वे केवल स्वाधीनता संग्राम की तेजस्वी के सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक व कवि व ओजस्वी वक्ता के दूरदर्शी राजनेता थे। वी.डी. सावरकर के स्थानीय नागरिकों को संगठित करने के लिए मित्र मेला का आयोजन किया गया था। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि मित्र मेला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वी.डी. सावरकर के द्वारा मित्र मेला का आयोजन किया गया था, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग, देखिए हर पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों का रेलवे के एग्जाम होते हैं, मैं पीछे ही बता चुका हूँ यार। देखिए क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन का सब कुछ वहीं रहता है। ठीक है, किसी में सन पूछ देगा, किसी में उठाकर उनका नाम पूछेगा किसकी स्थापना किया गया, किसी में पूछ देगा कि कहाँ भी इसकी स्थापना किया गया था, और वही नहीं सन भी पूछ देगा, उसी कई तरीके से पूछ देगा, और ज़्यादा टफ करना होता है डेट के साथ पूछ देता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब बारीकियां होती हैं जो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो डिटेल है थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करता हूं कि वीडियो से लंबा ना हो, आप लोग वीडियोस पॉज करके भी इसे आसानी से देख सकते हैं। बात करते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों को बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी कहानी जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा, लेकिन आप लोगों की जो खून की उबाल है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। इनके सदस्यों में आजाद भगत सिंह, आजाद मतलब बात कर रहा है चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस के अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सैंडर्स की हत्या करने के बाद से इन्हें फांसी दे दिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद भी लड़ते लड़ते अंतिम गोली के साथ अपने को मार लिए थे। ठीक ना, अपने को शहीद कर लिए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसकी जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और भी चीज़ें। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। देखिए यही असेंबली बम कांड की बात कर रहा है। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाउल्ला थे, सुरेश सेन थे, वेंकटेश्वर दत्त थे। तो राइट आंसर क्या आ गया, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ वेंकटेश्वर दत्त प्रमुख आरोपी थे। इस कांड में दोषी ठहराया गया भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दे दिया गया था। ठीक है, देखिए भगत सिंह और किसको वेंकटेश्वर दे दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें फांसी भी दे दिया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। पूछा जा सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। जेपी सैंडर्स, रेजिनॉल्ड डायर, जॉन साइमन, जेम्स ए स्कॉट। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भगत सिंह जो थे जेपी सैंडर्स। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं क्या था, जेपी सैंडर्स को हत्या के आरोपी में फांसी की सजा दिया गया था, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अरुणा आशफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कम से कम मैं बता दूं भाइयों, ये कम से कम 30+ बार ये क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल सकता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ध्वज फहराने के लिए किसको याद किया जाता है, तो अरुणा आशफ अली। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका ध्वज फहराने का याद किया जाता है। ये एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद की मौत को गले लगाया था। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, खुद को स्वयं को गोली मार लिया। हालांकि इनके पहले जो लोग साथी थे जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग को फांसी की सजा दिया गया था, लेकिन ये बच के निकल गए थे। उसके बाद अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ये खुद को अंतिम गोली पर अपने आप को मार लिए हैं। ठीक है,
आप लोग इनका पार्क भी देख सकते हैं, इलाहाबाद में पड़ा हुआ है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, वहीं पे इनके द्वारा हत्या कर ली गई थी अपने आप को, ठीक है। तो बात कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी को 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे, जहाँ अंग्रेजों को मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं को मार लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपने आप में हम लोगों को एक अनुभव होता है कि यार हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी क्या क्या रहे थे, समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है। चलते हैं, आज हम लोगों के जो नेताएं हैं वो तो अपने देश को किसी भी तरह लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, समझ लीजिए किसी भी तरह देश हमारा बर्बाद हो जाए। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में अभी भी हैं जो देश के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य की भावना को हमेशा बरकरार रखते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो बात कर लें कि क्या है, सुखदेव जो है इनको फांसी चढ़ाया गया था, राजगुरु को, सुखदेव और इन लोग तीनों लोगों को क्या किया गया, चढ़ाया गया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद थे, इनको भी अंग्रेज बंदी बनाना ही चाहते थे, लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया था कि मैं अंग्रेजों को हाथों नहीं मरूंगा, और उसके बाद अंतिम गोली इनके द्वारा खुद को मार ली गई थी। इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संग्रामी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को पेपर में हमेशा देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि सन 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पब्लिकन सेल्फी विट व वहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बंकुटेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था बल्कि अपने उद्देश्यों को जनता के सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदा का नारा दिया था। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को कहा जाता है, हालांकि ये चीज़ मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा। एक चीज़ कही जाती है कि गांधी जी अगर चाहे होते तो फांसी रुकवा दिए होते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। क्या इसका राइट आंसर, मतलब ये सही बात है या गलत बात है, आप लोग इसको कमेंट में आंसर बताइएगा अपने नॉलेज के हिसाब से। और नॉलेज जो लोग भी देखे होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे, उसके हिसाब से आप लोग बताएंगे, ठीक है। जो अथॉरिटेड बुक है, अथॉरिटेड बुकों में जो ये सब चीज़ें लिखी गई उसके हिसाब से आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हालांकि हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को क्या किया था, हमारे देश के अंतर्गत स्थापित किया था। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज़ादी के मार्ग पर ले जाने में बहुत ही ज़्यादा उनका हाथ रहा था। लेकिन बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है समाज के बीच में, चाहे उत्कृतियाँ कह लें चाहे जो भी कह लें, आप लोगों को ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह को क्या किया गया था, फांसी पर जो चढ़ रहे थे उसकी वजह से, उस समय चाहते तो गांधी जी रुकवा सकते थे, ऐसे लोगों के द्वारा कहा जाता है, ऐसे समाज में कहा जाता है। हालांकि इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना होगा क्या ऐसी बात सही है, ठीक है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट के सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? मैडम कामा, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, लोकमान तिलक। तो आइए हम राइट आंसर इसका देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी व अमेरिका के भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया था। वे जर्मनी के स्टुअर्ट नगर 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने का प्रख्यात है। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर पहले क्या हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा इनका पूरा नाम था। क्या नाम था, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। इनको मैडम कामा भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था। ये भारतीय मूल के पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका में भ्रमण किया था। और क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट 22 अगस्त को 7वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत की प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए ये विख्यात हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विनायक सावरकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिरोध के लिए बनाया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट देखा, रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हालांकि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी में भी देखने को मिल सकते हैं। हम लोग उसमें भी जब जितनी भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित हम लोग उसे भी देखेंगे। बात कर लेते हैं रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए एक पॉइंट और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्राडिक्शन बना होता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है, एक रोलेट एक्ट होता है। तो मतलब नाम थोड़ा सा एक जैसे हैं और बाकी बहुत सारी एक्ट थे, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले होते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में था, ठीक है ना।
ना, लेकिन जो रूलेट एक्ट था वो 1919 में था। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रडिक्शन बन जाता है इसकी वजह से। बाकी आप लोग पॉइंट और भी देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया था। यह कानून सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, जिनमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी संदेहग्रस्त व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती है, जबकि वह व्यक्ति अपने बचाव हेतु उनके विरुद्ध ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना ही कोई वकील कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ना ही कोई दलील, ना ही कोई अपील और ना ही कोई वकील कर सकता है, इसके अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग वीडियोस पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं। इसका राइट आंसर 1919 होगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार की कुख्यात रूलेट अधिनियम कब पारित किया गया। इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई। 1921, 1920, 1919 और 1922। हम लोग देख सकते हैं, इसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ यार। देखिए क्या होता है ना कि ये ग्रुप डी के जो पेपर होते हैं, आरआरबी के जो पेपर इस समय फिलहाल में हो रहे हैं, चाहे एनटीपीसी के होते हैं, इसमें जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, करोड़ों करोड़ में 1.67 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसके वजह से टफ क्वेश्चन रखना इन लोगों की मजबूरी है। ग्रुप डी का कोई लेवल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा लड़के हो जाते हैं, उनको छाटना बनता है। ठीक है, रीजनिंग तो काफ़ी ज़्यादा लोग कर लेते हैं, मैथ में भी काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब टफ भी क्वेश्चन आते हैं तो उसलिए कर लेते हैं, लेकिन जीएस का लेवल के हिसाब से मेरिट बनाया जा सकता है। इसलिए कि आप लोगों के एक नंबर के डिफरेंस पे आप लोग देख सकते हैं कि हजारों हजारों, 2-2 हजार, 4-4 हजार लड़के, दशमलव में डिफरेंस में लड़के इतने नंबर पे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बड़ी बन गई हैं, इसी की वजह से पेपर में टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आरआरबी के क्वेश्चन में स्पेशली आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और बात ही नहीं आरआरबी की नहीं बात करते हैं, हम एसएससी वगैरह चाहे किसी भी देश पेपर की बात कर लें, हम लोगों की रोजगारी जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी की वजह से सबसे टीसीएस भी पेपर करा रहा है एसएससी का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। मॉडरेट या टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन शायद ही हम लोग कहीं में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारी जो मतलब स्टेट की जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपी के एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई के एग्जाम होते हैं, लेखपाल वगैरह, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। तो 1919 में भारतीय क्रांतिकारी को प्रभाव समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता पर एक कमेटी नियुक्त किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम पारित हुआ। इसे रूलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन यही इसी ऐसे ही बनते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए रूलेट एक्ट के बारे में, अब काला कानून के बारे में भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काला कानून के नाम से हम किसे जानते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। अब क्या करेंगे, तो हम लोग जानते रहेंगे काला कानून के नाम से ही हम लोग रूलेट एक्ट को भी नाम से जानते हैं। और कुछ नहीं देगा कि पूछा जा सकता है सिर्फ कि काला कानून कब आया था, तो 1919 में आया था। और पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये लाया गया था, तो सिडनी रूलेट के द्वारा लाया गया था। इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भी वीडियोस पॉज करके आप लोग इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। रूलेट एक्ट वर्ष में पारित हुआ। पूछा जा रहा है कि रूलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था, 1921 में, 17 में, 1919 में, 1915 में। डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रूलेट एक्ट 1919, और इसे ही काला कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग नरसंहार को बदला लेने के लिए लंदन के जनरल ओ डायर, याद रख लीजिए जनरल डायर भी देखने को मिलता है, को किसने मारा था। जनरल डायर को किसने मारा था, भगत सिंह ने मारा था, सरदार उधम सिंह ने मारा था, सरदार अजीत सिंह ने मारा था, राजगुरु ने मारा था। क्योंकि एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। बी अर्थात मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को लंदन में हत्या कर दिया। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 30 जुलाई 1940 ईस्वी को मृत्यु दंड दे दिया गया था। याद रख लीजिएगा, सरदार उधम सिंह को के द्वारा जनरल डायर को मारा गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। 1919 से देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन गए। इससे मैं यहाँ से पूछ गया कि रूलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। ये भी क्वेश्चन बन गया कि जो काला कानून कब आया था, 1919 में आया था। ठीक है, और यहाँ से अभी वो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड कब हुआ था, ये भी 1919 में हुआ था। बात अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। आइए हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं
क्या दिया हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश पर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सफेदू खिचड़ी और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में ब्रिटिश दमन के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हुई थी, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसने हजारों लोगों की जान ले लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, ये याद रख लीजिएगा। ये हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाया जाता है? तो हम लोग अभी पीछे पड़ चुके हैं, किस दिन? बैसाखी के दिन। बहुत ही दर्दनीय हत्याकांड ये माना जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अब स्वराज पार्टी से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे। तो डिटेल के साथ हम लोग आंसर देख लेते हैं। सन 1952 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस के नए दल के उदय हुआ था, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया था। इस पार्टी के कर्णधार पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल थे। इसका उद्देश्य विधान परिषद को बहिष्कार न कर चुनाव को भाग में लेना था। निर्वाचित होकर विधानसभा परिषद के अंदर सरकार को संघर्ष करना एवं असहयोग आंदोलन की वापसी से संतुष्ट होकर सी आर दास ने पंडित नेहरू के साथ 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना किया था। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके भी आप लोग आसानी से इसे देख सकते हैं। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्या दे निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, दादा भाई नौरोजी थे। डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अच्छा, हम लोग अभी पढ़े निम्नलिखित स्वराज पार्टी की बात कर रहा है, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों भी दे सकता है, आप लोग इसे देख सकते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। बात कर रहा है चौरी चौरा घटना के बाद से किस आंदोलन का अचानक रोकना पड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग देखिए, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जनरली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई थी। चौरी चौरा कांड देखिए, 2 कांड बहुत ही बड़ी मानी जाती है। एक तो अंग्रेजों के लिए विनाशकारी थी, एक जो हमारे देश के लिए विनाशकारी थी। हालांकि जो हमारे मतलब अंग्रेज थे, उनको द्वारा क्या किया गया, तो जो मतलब गोरखपुर की जो जेल है उसमें लगभग 22 जवानों को थाने के अंदर ही जला दिया गया था भारतीयों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। बात कर लेते हैं और भी पॉइंट जो दिया हुआ इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गाँव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में है? जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे है, बिहार में। डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने चंपारण में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत किया था। चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है पूछा सकता है, तो ये कहाँ पे है? बिहार राज्य में स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरफ प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के जिले में मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 में प्लेग बोनस के लेकर विवाद किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद में हड़ताल किया गया था। और बाकी आप लोग पॉइंट और भी दिया हुआ है, इसे भी आप लोग इसे 1-2 बार देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया है, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके आसानी से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं है। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मशहूर हिंसा, ब्रिटिश उपाधियों की परित्याग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना की हिंसा में शामिल था। असहयोग आंदोलन स्वराज मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही बाधा पहुंचाने तथा उनकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, जो चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशहूर हिंसा, जो सी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम को अंश नहीं था? तो हम लोग बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसके साथ। विदेशी वस्तुओं की खरीदारी पर देखिए, हम लोग बात कर लें कि देखिए अभी हाल ही में पहले हम इस राइट इसका बाइट कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का विचार करने हेतु सितंबर 1920 को कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन के समय बुलाया गया था। देखिए, हम बात कर लें कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया। इसका भी सेम उसी तरह की थिंकिंग है, गांधी जी वाली ही थिंकिंग है कि हम लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इसी की वजह से हम लोग जो छोटे उद्योग हैं, MSME
उद्योग के नाम से जाते हैं, मीडियम और स्मॉल जो सर्विस इकोनॉमिकल जो उद्योग हैं उनको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है कि हम लोग इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम लोग विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा भी इन सब चीज़ों को, विदेशी वस्तुओं की खरीदारी पर रोक लगाने की बात कही गई थी। और इनके द्वारा ये कहा गया था कि हम भले ही हम लोग बिना कपड़े के रह जाएंगे, लेकिन हम लोग सूती वस्त्र को ही पहनेंगे, खादी वस्त्र को ही पहनेंगे, लेकिन हम लोग विदेशों के कपड़ों या चीज़ों को हम लोग अपनाएंगे नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, मैं बता दूँ इसमें करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स थे, तो प्लीज़ आप लोग इससे कंटिन्यू रहा कीजिए। मैं बता दूँ कि इसके पहले मैं करीब करीब 17-18 आप लोगों को मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये 19 नंबर मॉक टेस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू रहा कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए। मैं आंसर इसलिए हिडन रखता हूँ कि आप लोग इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। राइट आंसर आप लोगों को मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर देखा कीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको किसी प्रकार की जानकारी लेना है, तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे भी दिया हुआ है नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को मॉर्निंग में आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोगों के दोपहर में 4 बजे करीब आप लोगों के लिए टेक्निकल की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देखा कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ कंटिन्यू रहा कीजिए और कंटिन्यू देखा कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।